आपको कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का कल निधन हो गया। थोड़ी देर में उनके आवास पर उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा और दोपहर 2 बजे के बाद दिल्ली से पटना लाया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर पटना में एलजेपी कार्यालय में रखा जाएगा उनका पार्थिव शरीर, और शनिवार को पटना में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो कल उनका निधन हो गया। और सीधे जुड़ते हैं अपने सहयोगी ऋषिकेश से, इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। ऋषिकेश, अब हमारे बीच नहीं रहे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान। आज उनका पार्थिव शरीर पटना ले जाया जाना है और वहीं उन्हें अंतिम विदाई भी दी जाएगी। क्या कुछ अपडेट फिलहाल दिल्ली से? देखिए, 12 जनपद के बाहर प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार किया जा रहा है। अब से कभी भी किसी भी वक्त वो सीधे रामविलास पासवान का जो 12 जनपद सड़क है वहां पे वो कभी भी पहुंच सकते हैं। मैं जो सीधी तस्वीरें दिखा पा रहा हूँ, प्रधानमंत्री का रूट लग गया है यहाँ पे और कभी भी प्रधानमंत्री यहाँ पे आ सकते हैं। चाहे बीजेपी के जितने कैबिनेट मंत्री हैं, जेपी नड्डा हो या फिर, और देखिए जो सामने की तस्वीर है वो बिल्कुल स्पष्ट है। जो बड़े वीवीआईपी लोग हैं उनके आने का सिलसिला शुरू है और कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि रामविलास पासवान राजनीति के राम नहीं रहे। काफी मजबूत और कद्दावर छवि के नेता माने जाते थे। खास करके ये भी कहा जा रहा है कि ये ऐसा पहला मौका होगा जब आने वाले वक्त में मौजूदा विधानसभा के चुनाव में तकरीबन 4 दशक के बाद रामविलास पासवान अब सीधे चुनावी राजनीति के तौर पर नहीं होगा। और सीधे की जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी देखिए पहुंच चुके हैं 12 जनपद। जो तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखा पा रहा हूँ, सीधे 12 जनपद की तस्वीरें हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जो अब नहीं रहे उनको देख रहे प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों के लिए 12 जनपद से, चूंकि अभी थोड़ी देर पहले इनके शव को, पार्थिव शरीर को लाया गया है और उन्हें श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ये जो तस्वीर है ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी का काफिला अभी पहुंचा है 12 जनपद पर, सीधे रामविलास पासवान को देखने आए हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। 12 जनपद की तस्वीर है क्योंकि ये जितने भी, जब बीते कई दिनों से केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जब अस्पताल में एडमिट थे तो लगातार ऐसा कोई वक्त नहीं रहा होगा जब प्रधानमंत्री ने सीधे फोन पर बात नहीं की उनके बेटे चिराग पासवान से, उनके डॉक्टरों से, जो अशोक सेठ है, कार्डियोलॉजिस्ट है, उनकी अगुवाई में जो देखरेख हो रही थी, उनसे लगातार वो बात कर रहे थे। जब गठबंधन को लेकर के, सीटों के तालमेल को लेकर जो बातचीत हो रही थी एलजेपी के साथ, बीजेपी और जेडीयू की, तो उस वक्त भी कोशिश की गई थी कि अस्पताल से ही कुछ बातें हों, लेकिन जो हालत धीरे धीरे खराब हो रही थी, जितने भी बड़े नेता थे, चाहे देवेंद्र फडणवीस, भूपेंद्र यादव या जितने भी बड़े नामचीन चेहरे हों, सब लोग उस अस्पताल में थे। बार बार वो मिल रहे थे, मुलाकात कर रहे थे, बात नहीं बनी। हालांकि बाद में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार से पूछा गया कि उनकी तबीयत खराब है तो उन्होंने कहा, आरोप लगाया कि उनके बेटे उनसे मिलने, बात नहीं करने देना चाह रहे हैं, मुलाकात नहीं करने देना चाह रहे हैं। तो ये एक बड़ा आरोप था। लेकिन जब देर रात में खुद चिराग पासवान ने शाम में ट्वीट करके जानकारी दी कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो जहाँ कहीं भी रहेंगे उनके साथ रहेंगे, तो ये एक इमोशनल मैसेज था। यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता जो लोग हैं यहाँ पे, उनके घर के बाहर एक तस्वीर देखिए कि प्रधानमंत्री अंदर हैं और यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता हैं सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनके अंतिम दर्शन को लेकर के। प्रधानमंत्री का कारवा जैसे ही निकलेगा वैसे ही यहाँ से आप दर्शन करने आए। जी, मैं जय कुमार ठाकुर हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ युवा मोर्चे का उत्तर प्रदेश से। मैं साहब के, हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन माननीय रामविलास पासवान जी के अंतिम दर्शन करने के लिए आया हूँ। रात ही हम चल पड़े थे, अभी सवेरे सवेरे पहुंचे हम। आप कहाँ से? मैं मुरादाबाद का जिला अध्यक्ष हूँ, विवेक कुमार भटनागर। आप मैं वाराणसी से हूँ, पार्टी का महानगर अध्यक्ष हूँ वहाँ का, और हम लोग आए हुए हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। बहुत ज्यादा दुख हुआ। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री पहुंचे हैं रामविलास पासवान के परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, शोक संतप्त परिवार, और उन्हें सांत्वना देते हुए उन्होंने कहा कि वो
प्रधानमंत्री मोदी रामविलास पासवान के परिवार से मुलाकात करते हुए शोक संवेदना प्रकट करते हुए थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी शोकाकुल परिजनों से मिलने, संवेदना प्रकट करने। बारह जनपद पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामविलास पासवान के परिजनों से मुलाकात करने, शोक संवेदना प्रकट करने। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान अब हमारे बीच नहीं रहे, कल उनका निधन हो गया। 12 जनपद में उनके आवास पर लाया गया है उनका पार्थिव शरीर और प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। और इस वक्त ये शोक की घड़ी, दुख की घड़ी, जब प्रधानमंत्री पहुंचकर परिवार वालों से मिल रहे हैं, शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर गहरी संवेदना जताई है प्रधानमंत्री ने। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 12 जनपद से, जहां प्रधानमंत्री मोदी केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के आवास पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि दी, नमन किया, शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की, ढाढ़स बंधाया, संवेदना प्रकट की। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से। 12 जनपद, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का आवास, जहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा है घर के बाहर और प्रधानमंत्री पहुंचे, मुलाकात की उन्होंने, शोक संतप्त परिवार से श्रद्धांजलि दी। और वापस जुड़ते हैं अपने सहयोगी ऋषिकेश से, हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। देखिए ऋषिकेश, प्रधानमंत्री ने शोक संतप्त परिवार वालों से मुलाकात की, उन्हें ढांढस बंधाया, संवेदना जताई, लेकिन अगर राजनीतिक परिदृश्य में देखें, रामविलास पासवान का व्यक्तित्व देखें तो एक शून्यता जरूर आई है। जिस तरह से दलित की आवाज बने थे 1990 का दशक, 90 का वो दशक जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करनी थी और उस वक्त इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। तो ये जो शून्यता है वो शायद भरना अब असंभव होगा। देखिए बिल्कुल आरती, जिस तरीके से हालात रहे थे, दलितों के बड़े नेता माने जाते थे दलित राजनीति में, खास करके उस फॉर्मूले को, जब दलितों को लेकर देश में संविधान के कई सारे नियम कानून बने थे। आपको याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने दलितों से जुड़े मसले पर गिरफ्तारी को लेकर जो नई शर्त लगा दी थी, उस वक्त भी रामविलास पासवान काफी मुखर थे 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले, और उन्होंने इसके लिए मोर्चा खोला था। बाद में फिर मोदी सरकार ने एक अध्यादेश लाया और फिर सुप्रीम कोर्ट को उस निर्णय को पलट दिया था। तो दलित राजनीति में जो दलितों के लिए बाबा अम्बेडकर साहब ने संविधान में जो कानून बनाए थे, उस कानून की रक्षा कैसे की जाए, इसको लेकर बार बार रामविलास पासवान मुखर होकर बोलते रहे थे, चाहे वो मंडल का दौर हो या फिर 2019 की बातें हो। हालांकि ये अलग बात है कि आलोचक या फिर राजनीति में जो दलित के राजनेता है, दलित राजनीति है, उसमें काशीराम और मायावती का नाम सबसे आगे आता है दलितों के उत्थान को लेकर। लेकिन जो संविधान को लेकर जो
संविधान को बचाने को लेकर बात होती थी कि जो दलितों को लेकर के कानून बनाए गए थे संविधान में, उस कानून को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सके, इसके लिए रामविलास पासवान काफी मुखर नेता माने जाते थे। इसलिए देखिए कि जब भी आपको याद होगा 1977 के दौर की राजनीति में उसके पहले कोई नाम जानता नहीं था। 1969 में पहली बार विधायक बन गए थे रामविलास पासवान, लेकिन कांग्रेस के वोटर को, कांग्रेस के प्रत्याशी को तकरीबन 4.25 लाख वोटों के अंतर से ये किया था। देखिए कि हमारे साथ गिरिराज सिंह अभी मंत्री हैं, वो थोड़ा दूरी बना लो। बना के कोरोना काल है, थोड़ा दूरी बना के। आप लोग को पीछे हो जाओ, पीछे हटो, आप लोग हट जाइए, दूरी बना के। देखिए, रामविलास जी केवल बिहार के नेता नहीं थे, वो देश में वंचितों के आवाज तो थे ही, लेकिन सर्व समाज के आवाज थे। जब सदन के अंदर सवर्णों के आरक्षण का आया तो भी उनका वही पॉजिटिव रुख रहा। अगर मंडल कमीशन की बात हुई उस समय भी वही रहा, और इतने मिलनसार अजय थे, उनका कोई दुश्मन नहीं है। भले मतभेद हो लेकिन कोई दुश्मन नहीं। रामविलास जी का न रहना भारत के राजनीतिक क्षितिज पर समाज को एक ऐसा नुकसान है जिसकी क्षतिपूर्ति करना बड़ा ही मुश्किल है। जिस वर्ग से आते थे, राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा, क्योंकि राजनीति देख लीजिए कि वो तो जो होगा वो आपके समक्ष होगा, लेकिन सबके प्यारे लाडले थे रामविलास जी, वंचितों की आवाज थे, तो सवर्णों के भी। आपके साथ उनके बड़े मधुर संबंध थे, कल भी आप बयां कर रहे थे कि कब से आप उनको जानते थे। देखिए, मैं जब पहली बार वो सांसद बने 77 में, उसके पहले एमएलए रहे, तो मुजफ्फरपुर के एमपी थे, दिगंबत हो गए दिग्विजय बाबू, उनके आवास पर मेरी उनकी मुलाकात हुई, और मैं समझता हूं कि उस समय से लगातार निरंतर संपर्क में, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको भुलाए भी नहीं भुलाया जा सकता। ये देखिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं, और वो बोल रहे हैं कि कैसे उनके साथ अंतरंग संबंध रहे थे, वहाँ पे किस तरीके के हालात है। देखिए रविशंकर प्रसाद भी हैं हमारे साथ। पीछे रहो ना। अरे भाई, आप कौन है? आप कौन है? आप हैं कौन? रुकिए। आज बहुत ही दुख का दिन है। रामविलास पासवान जी देश के एक प्रामाणिक जन नेता थे। पिछले 30, 40, 50 वर्षों से देश की राजनीति में उन्होंने एक प्रामाणिक छाप छोड़ी थी। बहुत साधारण परिवार में पैदा होकर इस ऊंचाई तक पहुंचना, दलितों, उपेक्षितों, वंचितों के साथ साथ सारे समाज को जोड़कर जो उनकी राजनीति थी, उसने अपना बहुत प्रभाव छोड़ा है। बहुत जल्दी चले गए। कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने देश के लगभग 5-6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। लंबे समय तक 9 बार लोकसभा में, 2 बार राज्यसभा में रहे, और उनका जो गवर्नेंस का रिकॉर्ड था केंद्रीय मंत्री के रूप में, अभी जो पूरा ये आप देखें, जो कोरोना काल में अनाज की सप्लाई हुई, उनकी बड़ी भूमिका थी। मेरा सौभाग्य था कि जब मैं अटल जी की सरकार में पहली बार मंत्री बना तो उन्हीं के साथ मैं कोयला राज्य मंत्री था, कोयला खान राज्य मंत्री। उनसे बहुत कुछ सीखा। वो मेरे प्रदेश बिहार के थे। मेरी बहुत पीड़ा है, असीम संवेदना। रामविलास जी का दुख देश की राजनीति के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। ओम शांति। ये केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद वो शेयर कर रहे थे कि किस हालत में जब वो वाजपेयी की सरकार में पहली बार मंत्री बने, तो उस वक्त वो कोयला राज्य मंत्री बने थे वाजपेयी जी की सरकार में। हालांकि इसी वाजपेयी जी की सरकार को लेकर के रामविलास पासवान पर राजनीतिक आरोप लगाया जाता है कि 13 महीने की उनकी सरकार महज 1 वोट से लोकसभा में गिर गई थी, और वो 1 वोट
केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का था। तो राजनीति में ये जो कहा जा रहा है कि ये जो उनके नज़दीकी संबंध हैं, चाहे गिरिराज सिंह हो, रविशंकर प्रसाद हो, या फिर जेपी आंदोलन के जितने भी बड़े नेता आप देखेंगे देश में, गैर कांग्रेसवाद के खिलाफ की जो राजनीति शुरू हुई थी, उसमें जो सबसे बड़े पांच के नेता थे उसमें से एक अब रामविलास पासवान इस दुनिया में नहीं रहे, और शायद उनकी पार्टी के लिए ये दुर्भाग्य कहें या फिर सौभाग्य कहें या फिर उसके राजनीतिक क्या नफे नुकसान होंगे जब 10 नवंबर को चुनावी नतीजे आएंगे बिहार के विधानसभा के, तो उस वक्त पता चलेगा कि रामविलास पासवान की कमी कितनी उनकी पार्टी को खली, कितनी मजबूती वो दे गए। ये एक बड़ा सवाल है। इन सवालों के जवाब ढूंढने का तो नहीं ऋषिकेश, लेकिन जैसा कि सब जानते हैं कि अभी सामने बिहार चुनाव भी है और लोक जनशक्ति पार्टी के सामने ये जो क्षति हुई है, ये क्षति कितनी भारी पड़ेगी, ये वाकई आपने सही कहा कि 10 नवंबर को पता चल पाएगा कि क्या कुछ झेलना पड़ा पार्टी को इस चुनाव के दरमियान, जब एक जो अभिभावक हैं पार्टी के, वो जब पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। जी आरती, बिल्कुल। और उसी का देखिए कि यहाँ पे नज़ारा आपको दिखा रहे हैं कि जितने भी यहाँ कार्यकर्ता हैं, आप कहाँ से आए? नालंदा से। बिहार से। नजफगढ़ दिल्ली से, जिला उपाध्यक्ष। पासवान जी के बारे में क्या जानते थे आप लोग? बहुत अच्छा नेता था वो। क्या दर्शन करने आए आप लोग? जी, समस्तीपुर बिहार से। जी, पार्टी से जुड़े हैं आम कार्यकर्ता? नहीं, हम लोग पार्टी से जुड़े हैं, रामविलास पासवान जी का पहले से जानते हैं और उनके साथ मेरे दादा पिताजी रहे और साथ में रह के पार्टी के साथ काम किए हैं। हम लोग भी जानते हैं, मिलते हैं, आते हैं, बहुत बढ़िया नेता थे। तो आरती ये देखिए कि बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग दूर से काफ़ी जगहों से वो आ रहे हैं, और ये तस्वीरें देखिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे 12 जनपद की तस्वीरें हैं ये, कि जो अभी भी पुलिस की बैरिकेटिंग है, वीवीआईपी लोगों के आने का सिलसिला शुरू है। क्या केंद्रीय मंत्री, क्या राजनेता, क्या राजनीति का हर एक दल जिसका नुमाइंदा इस 12 जनपद पर आया हुआ है, शोक संतावना व्यक्त कर रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है रामविलास पासवान जी के प्रति। और उसी का ये बानगी है, उनके जो राजनीतिक करियर रहे 50 साल के तकरीबन, जिसमें वो 5 से 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया है। महज 2 ऐसे मौके आए जब चुनावी राजनीति में उन्हें शिकस्त मिला। एक 1984 जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, और उसके बाद जो मध्यावधि चुनाव हुए थे उसमें वो हाजीपुर से बिहार के लोकसभा का चुनाव हार गए थे। और दूसरा वाकया 2009 का था, जब वो लालू प्रसाद यादव के साथ कांग्रेस का हाथ छोड़कर वो लोकसभा के चुनावी राजनीति में कूदे थे, और उसी हाजीपुर से उन्हें दूसरी बार शिकस्त मिली थी। हालांकि 1 साल के अंतराल के बाद वो फिर राज्यसभा पहुंचे। और कहा जा रहा है कि ये जो 12 जनपद जो मेरे पीछे का बंगला आप देख रही हैं, ये इस लुटियन में किसी राजनेता के पास का सबसे बड़ा दिन तक रहने वाला सरकारी आवास है। 12 जनपद, तकरीबन 3 दशक से ऊपर का वक्त बीत गया जब केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान इस बंगले में शिफ्ट हुए थे 1989 के बाद से, और लगातार वो इस बंगले पर काबिज हैं। इसकी वजह सिर्फ ये रही कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से लोकसभा और राज्यसभा के वो सदस्य रहे। बीच में 2009 का जो दौर था, 1 साल का, 2009 से 2010 का, जिस वक्त वो राज्यसभा के सांसद नहीं हुए थे, और वो मार्केट रेट से इसी 12 जनपद का किराया वो भरकर इसी लुटियन में वो रहा करते थे। ये 12 जनपद ठीक 10 नंबर जो 10 जनपद सोनिया गांधी का सरकारी आवास है, वो नजदीक है, और इसलिए ये इतने लंबे वक्त तक किसी राजनेता का बंगला बना रहा। चलिए और भी अपडेट्स लेंगे आपसे ऋषिकेश, नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी है उनके आवास पर जाकर 12 जनपद में, और आपको बताएं कि रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर आज पटना लाया जाएगा, जहां कार्यकर्ताओं के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा उनके आवास पर, और पटना में ही शनिवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।